कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। मैं पढ़ा लिखा तो हूँ ही, क्यों ना किसी विद्यालय में जाकर के मैं अध्यापन करूं और उन नन्ही सी पौध में सरपरोसी का जोश भरूं। उन्होंने तय कर लिया अब मैं किसी बड़े विद्यालय जहाँ पर बच्चों की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है वहाँ पर जाकर के मैं पढ़ाने का काम करूँगा। और उनको बहुत गौरव था कि मैं अच्छी डिग्री लेकर के विलायत से आया हूँ, बैरिस्टर बन कर के आया हूँ और मेरे पास इतनी मेधा तो है ही, जब मैं भाषण देता हूँ तो लोग मुझसे प्रभावित होते हैं और तैयार हो जाते हैं देश की रक्षा के लिए। तो मैं यदि स्कूल में जाकर के लेक्चर दूंगा तो फिर वहाँ पर छोटी सी पौध में भी जो बहुत अभी गीली माटी के रूप में होती है उसको आकार यदि तुरंत दे दिया जाए तो बाद में बड़े होने के बाद उनको भाषण दे के तैयार करने की मेहनत को मैं बचा लूँगा। और ये मान करके एक किसी बड़े विद्यालय में वो इंटरव्यू देने पहुँचे, बड़े खुश थे कि हाँ मेरा सिलेक्शन तो पक्का है ही। पहुँचे, इंटरव्यू हुआ, जितने भी प्रश्न उनसे पूछे गए थे सारे प्रश्नों के बखूबी जवाब उन्होंने दिए। अब जब डॉक्यूमेंट्स फाइल करने की बात थी, दस्तावेज दिखाने की बात थी, वो जो ऑफिसर था उसने कहा हाँ ठीक है आपका इंटरव्यू तो ठीक हुआ है, अब आप अपने डॉक्यूमेंट्स दीजिए। गांधी जी बड़े खुश थे, चलो इंटरव्यू में तो पास हो ही गया, अब डॉक्यूमेंट्स तो उन्हीं के देश की विलायत से लेकर मैं के आया हूँ, मुझे क्या दिक्कत है। उन्हें थमा दिए। जैसे ही उसने देखा उसने रिजेक्ट कर दिया, आप इस स्कूल में पढ़ाने लायक नहीं है। गांधी जी बोले क्यों? जब मैं इंटरव्यू में पास हो गया, डॉक्यूमेंट्स मेरे पास जो आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी है उससे भी बढ़ कर के हैं, अब रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं? बोले आपके पास डिग्री है बैरिस्टर की और हमें सिर्फ बीए की डिग्री चाहिए। तो गांधी जी बोलते हैं अरे बैरिस्टर तो बीए का बाबा है, उससे बड़ी डिग्री है, अब इसमें दिक्कत क्या है? और वो डिग्री भी मैं तुम्हारे देश से लेकर आया हूँ, जिस देश से तुम यहाँ पर राज करने आए हो। बोले कहीं से भी लेकर आए हो लेकिन ये डिग्री यहाँ नहीं चलेगी, यहाँ सिर्फ बीए की डिग्री वालों के लिए ही पढ़ाने की अनुमति है, बाकी किसी के लिए नहीं। तब गांधी जी के तार झंझनाए, ये तो सोची समझी साजिश है, यहाँ पर योग्यता का कोई अर्थ ही नहीं है, ना उसका मूल्यांकन होता, ये तो अपने मनमाफिक अपने लोगों को बड़े बड़े पदों पर नियुक्त कर पाएं, इसके लिए षड्यंत्र के रूप में डिग्री की प्रथा लेकर के आए हैं। सुन रहे हो आप लोग? आपके बच्चे जिस डिग्री के लिए मोहताज हो रहे हैं उस डिग्री के लिए बनाने की शुरुआत कैसे हुई थी इसको भी आप आंक लीजिए। तो क्या महाराज हम बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल लें, कॉलेज से बाहर निकाल लें? निकाले हुए लोगों का उदाहरण हम पिछले दिनों दे चुके हैं। IITians और बड़े बड़े MNCs में काम करने वाले लोगों ने भी अपने बच्चों को स्कूल से बाहर निकाला है। हम आपको निकालने के लिए नहीं कहेंगे, लेकिन आप अपने दिमाग से एक बात निकाल लें कि स्कूल और कॉलेज जाकर के आपके बच्चे संस्कार और बुद्धिमान बनकर के लौट के आएंगे। और यदि ये मान के तुम भेज रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये शुरुआत गलती की उन्होंने की थी। कोई व्यक्ति एक बार आपको धोखा दे गलती उसकी है, लेकिन बार बार धोखा दे गलती आपकी है। समझ रहे हैं आप लोग? अब हम ये नहीं कह सकते कि अंग्रेजों की गलती हम भोग रहे हैं, अब हम अपनी ही गलती खुद भोग रहे हैं। अंग्रेज जा चुके हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो उन्होंने बीज बोए हैं उन बीज की फसल हम लहलहाते हुए देख रहे हैं। बहुत कम ही लोग होते हैं ऐसे जिनके मन में ये बात घर कर जाती है कि नहीं, अब शिक्षा, चिकित्सा और भाषा, इन तीनों को हमारी मातृभूमि से उपजा हुआ ही होना चाहिए। अब जब बात आ ही गई है, एक बात और मैं आपको बता दूं। आप लोग जिन चीज़ों को लेकर के आश्वस्त हैं और जिन चीज़ों को लेकर के आप विश्वस्त हैं कि नहीं हम जिस तरीके से चल रहे हैं उस तरीके से चलने में हमें सफलता तो हमें बार बार मिलेगी, बहुत अच्छी बात है। सफलता की सोच लेकर के आगे बढ़ना आवश्यक होता है, लेकिन सफलता के पैमाने और सफलता के मायने, इन दोनों के साथ चलोगे तब जाके सफलता आपका साथ देती है, नहीं तो सफलता कभी भी भड़क जाती है।
धीरे धीरे करके इस पूरे भारतवर्ष पर गुलामी का मंजर लहलहाने लगा और बात यहाँ तक पहुँच गई। अब लोग अपने आप को बहुत थका हुआ सा, बहुत ऊबा हुआ सा, बहुत घुटा हुआ सा महसूस करने लग गए। लेकिन करें क्या, कोई रास्ता समझ में नहीं आता। हमने जिनके लिए आओ भगत करने के लिए सुविधा दी थी, जब देश रक्षा ही देश भक्षा का कारण बन जाए, अब कौन बचाने आए। चारों तरफ एक सन्नाटा सा छाया हुआ है। लोग अपने घरों में तो हैं, लेकिन घर में कैद महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ही दिनों में कैद खाना हमारा घर बनने को है। और एक के बाद एक कैद खाने भरते चले गए। लेकिन जैसे ही आज़ादी की अलग हर घट घट में पैदा होती चली गई, चाहे वो अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल हो, चाहे भारत की बड़ी बड़ी जेलें हों, हर जगह क्रांतिवीरों के उस जुनून के आगे फांसी के फंदे कम पड़ने लग गए। फांसी के फंदे कम पड़ पाना बहुत बड़ी बात है। लोग फांसी के फंदों को झूलने के लिए ऐसा मानते थे जैसे किसी बहुत बड़ी सभा में हार पहना करके उनका स्वागत किया जा रहा हो। नहीं है तो मनमाफिक सम्मान नहीं होता, तो लोग अपने आप को फांसी पर लटका हुआ सा मानते हैं। बात समझ रहे हैं आप लोग? महाराज बीच बीच में आप ऐसी बात क्यों कह देते हैं? अब पता नहीं क्यों कह देते थे, हमें तो नहीं मालूम। लेकिन जिसको अपने गुणों का सम्मान महसूस नहीं होता, वो गुणी के द्वारा सम्मान किया जाना कोई बड़ा सम्मान नहीं मान सकता। वर्चुअस ऑलवेज इटसेल्फ ए अवार्ड। गुण अपने आप में एक अवार्ड की भांति होते हैं, और जो गुणों के अवार्ड को नहीं पहचान पा रहा है, वो वस्तुओं के अवार्ड का बोझ लिए घूम रहा है। और वस्तुओं का अवार्ड बोध नहीं देता, बोझ पैदा करता है, और गुणों का अवार्ड बोध पैदा करता है। धीरे धीरे करके क्रांतिवीर इकट्ठे होते जा रहे हैं, और मीटिंग करने के लिए कोई ऑफिस नहीं होते थे, ना कोई एनजीओ होते थे। एक एक घर में बदल बदल कर मीटिंग्स हुआ करती थी। अब हमारे आगे हमें क्या अंजाम देना है, आगे कौन सी योजना बनाना है, ताकि धीरे धीरे हम इन पर कुछ हावी हो सकें। इस बीच में फिरंगियों भी अपनी मीटिंग करने लग गए कि अब इनको आज़ादी देना ही शायद एक अंतिम सबब होगा, लेकिन आज़ादी इतनी आसानी से हम नहीं देंगे। बात आई, जो एकजुटता इनकी सबसे बड़ी पूंजी है, कलऊ एकता बलम, इस एकजुटता को तोड़ा गया है। फूट डालो और राज करो, ये नीति आज तक चली आ रही है। अंग्रेज़ों के जाने के बाद अंग्रेज़ों ने इसकी बीजारोपण कहे, लेकिन इसके विष के समान फसल आज भी देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग गुट बन जाएं तो उन गुट में भी गुट नहीं होते। जिसके अंदर गुट बनाने का गट आ जाता है ना, वो गुट में भी और गुट बना लेता है। महाराज क्या कह देते बीच बीच में, पता नहीं हम क्या कह देते हैं। जो देखते हैं वो हम कह देते हैं। हालांकि यहाँ की हम बात नहीं कर रहे, जो हमारे दिमाग में कहीं और की बात आती है वो हम कह देते हैं। अब कहीं और की कहाँ की है भगवान जाने, आपकी है तो आप समझ जाना, कहीं और की है। अपन समझते हैं कि देखो वो पार्टी और ये पार्टी है, उस पार्टी के अंदर कितनी पार्टीज हैं पता नहीं होता। ये तो तब पता लगता है जब पार्टी के अपने अपने महाधिवेशन होते हैं। इसलिए हमने पार्टी को कोई बड़ा सौभाग्य दिया ही नहीं। पुण्य का द्वार खोलने का सौभाग्य भी महिला समिति और महिला परिषद को नहीं, महिला समाज को दिया है। और यदि इसमें तुम पार्टी बनाने लग जाओ तो फिर हमारा आशीर्वाद नहीं, ये भी मान लेना। पार्टी नहीं, अपना पार्टिसिपेट करना जानो तो फिर आप एक ही पार्टी के नीचे आ जाएंगे जिसका नाम महिला समाज है। अब पुरुषों की बात हो तो उसमें भी पंचायत सभा हो चाहे वो ट्रस्ट कमेटी हो, इसमें भी हम कुछ नहीं समझते। जिस दिन हमें समझ में आ गया, जितना अच्छा आशीर्वाद देना आता है उतना वापस लेना भी आता है। महाराज वापस लिया जाता है, हाँ, सब तरीके अपने पास हैं। और जब आशीर्वाद देने से काम नहीं बनता
तो आशीर्वाद वापस लेने से जल्दी काम बनने लग जाता है। इसके तो आप पिछले जहाँ जहाँ चातुर्मास करके हम आए हैं उनसे कहीं पूछ लेना कि महाराज कभी आशीर्वाद वापस लेते भी हैं, तो कहेंगे भैया इस आशीर्वाद वापस लेने की जो कहर से बच जाना, नहीं तो इतना खतरनाक होता है कि बहुत मुश्किल पड़ जाती है। इसलिए आप लोग अभी तक ऐसा कोई काम नहीं किए हैं कि हमें आशीर्वाद वापस लेने के बारे में सोचना पड़े। आगे ना करना नहीं है तो फिर हमें सोचना पड़ सकता है। तो बस धीरे धीरे वहाँ पर फूट डालो और राज करो की नीति काम करने लग गई। आज़ादी के बाद की बात भी हमें कहनी पड़ती है और आज़ादी के पहले की बात तो अपन कर ही रहे हैं। कैसे किया जाए? शुरुआत हुई सांप्रदायिक विस्फोट से। और जब द्वितीय विश्व युद्ध अथवा प्रथम विश्व युद्ध की बात थी, उस समय ब्रिटिश सेना में ब्रिटिशर्स कम हुआ करते थे, मरने के लिए भारतीयों को आगे आना पड़ता था। और उस वक्त हुआ ऐसा कि जो कारतूस हुआ करते थे, उन कारतूस में गोमांस या गोमांस चर्बी लगाना प्रारंभ कर दिया, जिसको मुख से पहले खोलना पड़ता था, तब जाके वो बम विस्फोट करता था। बस यहीं से शुरुआत हो गई भारतीय एकता के विखंडन की। और भारतीय एकता जो न सिर्फ आर्थिक रूप में थी, सामाजिक रूप में थी, सांप्रदायिक रूप में थी, पारिवारिक रूप में थी और राष्ट्रीय रूप में थी, उन सब का एक ही आधार था। हम अपने आप में लेन देन करेंगे तो सही, लेकिन उस चीज़ का लेन देन करेंगे जो रुपयों पैसों में नहीं होता, जो वस्तु की आवश्यकता के रूप में होता है। किसी को गेहूँ चाहिए है, गेहूँ मिल जाएगा, और बदले में जो देने वाला है उसको नमक चाहिए तो नमक मिल जाएगा। ऐसे आपस में वाल्टर ट्रांजैक्शन वहाँ चलता था, जिसको वस्तु विनिमय बोला जाता है। आज आपको जान कर के खुशी होगी, ये वस्तु विनिमय आज भी भारत में एक स्थान पर चल रहा है। वहाँ पर कोई मनी ट्रांसफ़र नहीं होता कि आप पैसा दो वस्तु खरीद लो। पहले वस्तु विनिमय होता था, बाद में फिर मुद्रा विनिमय होने लगा, फिर पेपर विनिमय होने लगा, अब तो सिर्फ वायदा का बात है। MCX पता नहीं क्या है, करोड़ों बोरियां अनाज बिक जाता है और एक भी दाना सामने दिखता नहीं। सुन रहे हो? कितना बड़े व्यापारी हो गए, करोड़ों अरबों बोरियों के वादे हो जाते हैं और व्यापार हो जाते हैं, मुनाफे हो जाते हैं और घाटे हो जाते हैं, एक भी दाना सामने नहीं। हमें लगता है नरकों की तैयारी अभी हो गई। वो पढ़ते ना छेड़ाला में, क्या पढ़ते? हाँ, 3 लोक को नाज जुखाए, मिटे न भूख कणा न लहाए। कि इतनी भूख लगती है कि 3 लोग का पूरा अनाज खाने की क्षमता आ जाए, लेकिन मिलने के लिए एक कण भी नहीं मिलता। ऐसे ही वायदा व्यापारी हो गए हैं, तैयारी कर रहे हैं नरक की, कि पूरा व्यापार हो गया, 3 लोग के व्यापार का पूरा परिग्रह अपने माथे में भर लिया, लेकिन एक भी कण नहीं है। अब इतना बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह जब तुम्हारे भावों के साथ जुड़ जाएगा, यही पाप तो नरक के लिए ले जाने के लिए कारण बन जाएगा। कर रहे कि नहीं कर रहे? पहले यहाँ कर रहे, फिर नरक में होगा। याद करोगे, अवधि ज्ञान उस समय होता है आपके पास। ये बात अलग है कि विभंगावधि होता है, कुअवधि होता है। याद करोगे यहाँ हम कैसे आ गए? हाँ, MCX में काम करते थे, वहाँ भी एक कण नहीं दिखता था और यहाँ पर भी एक कण देखने को नहीं मिलता। अब पहले व्यापार करते थे, अब आहार करो। महाराज आहार कैसे करें? जैसे पहले व्यापार करते थे, एक कण भी नहीं तो व्यापार होता था। आज तुम्हें भूख लगी है, एक कण नहीं है, अब आहार करो। क्या आहार करो? थारी मारी करो, मारा पीटी करो। उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इसलिए बहुआरंभ परिग्रह तम नारकस्यायुषः। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह ये नरकायु के बंध के कारण है। स्वामी उमा स्वामी महाराज ये वाली बात कह गए, लेकिन हमें समझना है कि हम अपने धन के कितने स्वामी हैं। दानी ही होता है जो संपत्ति का हकदार है, बाकी सब तो संपत्ति के चौकीदार है। फिर से कहें, जो दानी है वही संपत्ति का हकदार है, बाकी सब तो संपत्ति के चौकीदार हैं। चौकीदारी बचपन से की है और बात तक करते रहोगे, क्योंकि तुम्हारा
संपत्ति तुम्हारे सदुपयोग में आ ही नहीं रही है, परमार्थ में लग ही नहीं रही है। पाप में लगाने वाली संपत्ति तो चौकीदारी को भी मिल जाती है, और तुम्हारी संपत्ति भी पाप में ही लगती रहे, चौकीदार से बढ़ के क्या कहलाओगे। इसलिए बहुत बड़ी बात, अब बात आ ही रही है तो एक बार बात कह दूं उसी अग्रज बेटे की। पिछले वर्ष जिंतूर में भी हर वर्ष आते हैं ये लोग, पिछले वर्ष जिंतूर में भी आए। उस वक्त हमने कहा था बेटा अब तुम पापा की बिजनेस को संभालने लग गए हो, अभी तक पापा दान करते थे, अब तुम्हें एक वर्ष में जितना तुम कमाओगे अपना दान करना है। हम तो भूल गए थे उस बात को कह के, सुबह सुबह आकर के बताते, बोले महाराज पापा बोलते उसके बेटा पिछले बार की बात को याद करके अब अपनी पिछले वर्ष की कमाई का दान करने यहाँ पर आया हुआ है। ऐसे बच्चों के लिए और ऐसे बच्चों के संस्कार के लिए आपकी बहुत अच्छी अनुमोदना होनी चाहिए कि गुरु भूल जाएं लेकिन भक्त ना भूले। और यहाँ पर हालांकि बहुत बड़े दानी हैं, 90% लोग बहुत दानी हैं यहाँ पर, 10% की हम बात नहीं करते, क्योंकि 10% कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खींचना चाहते हैं। क्या हम आशीर्वाद नहीं खींचना चाहते, लेकिन वो आशीर्वाद जिसको मिल रहा है उसको पीछे खींचना चाहते हैं। होते हैं लोग ऐसे, अब क्या कर सकते हैं। 100% यदि आदर्श कायम हो जाए तो पूरा संसार मोक्ष में पहुंच जाए, इसलिए कुछ बचे रहेंगे यहाँ पर, उनसे संसार चलेगा। आप घबराना नहीं कि सभी महाराज यदि वहाँ पहुँच जाएंगे तो यहाँ क्या होगा, ऐसे लोग बचे रहेंगे, आप चिंता मत करना। आप तो यहाँ ना रह जाओ इसकी चिंता करो और जल्दी ऊपर पहुँचने की तैयारी करो, नहीं तो वहाँ जगह बहुत कम है, 45 लाख योजन ही है। लेकिन चिंता मत करना, पूरा खचाखच सिद्धशिला भरी हुई है, तो भी आप पहुँच जाओगे तो आपको उतना ही स्थान मिलेगा जितना पहले व्यक्ति को मिला था, और पहला कोई था नहीं, क्योंकि अनादि है और अनंत है। तो बस एक के बाद एक, जब वो कारतूस में गौमांस की चर्बी लगा दी गई तो हिंदू तो इससे बचने लगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।